नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 7 जून और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन का वीडियो होगा ये। पिछले एक सप्ताह गैप हो गया इसमें, बाहर था मैं, यहाँ पर नहीं था, तो इसके कारण से गैप हो गया है। अब तो गैप नहीं होना चाहिए। अभी से लेकर प्रीलिम एग्ज़ाम तक, पीटी तक सब चीज़ें रेगुलर होंगी। न्यूज़पेपर डिस्कशन भी, लेक्चर तो आ ही रहे हैं और करंट अफेयर एमसीक्यू के भी वीडियोज आज से फिर से आने लग जाएंगे। 30 अगस्त आपका प्रीलिम का एग्ज़ाम का डेट है, जो कि काफ़ी नज़दीक ही है। 3 महीने का आपको मात्र समय दिया गया है जिसमें आपको प्रीलिम निकालना पड़ेगा। 71 बीपीएससी में भी बहुत सारी वैकेंसी है। जिस प्रकार से 70 आपने मिस किया, 71 नहीं करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। बहुत सारी चीज़ें होंगी इस दौरान, आपको पता ही है, आंदोलन होगा, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। बीपीएससी में आयोग का फॉर्म जो होता है वो केवल बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, बल्कि नेता, यूट्यूबर सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो कृपया करके कंसंट्रेट होकर केवल पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने रिजल्ट की ओर ध्यान दें, वही आपके जीवन को सफल बनाएगा। 15 जून से अपना टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है। 15 जून से टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है, जिसमें आपको टेस्ट के पीडीएफ मिलेंगे 12 बजे में। 2 बजे में आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ऑनलाइन बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं होता है, तो अगर आप टेस्ट सीरीज देते 2 ही तरीक़ों से दीजिए, या तो ऑफलाइन दीजिए या तो पीडीएफ के माध्यम से टेस्ट लगाइए। यही 2 तरीका सही होता है। ऐप पर अगर आप ऑप्शन क्लिक करके लगा रहे हैं तो वैसा बीपीएससी का एग्ज़ाम होता ही नहीं है। तो जिस आधार पर आप प्रैक्टिस करेंगे उसी आधार पर आपका माइंडसेट बनता है, इसलिए सही तरीका यही रहेगा। 12 बजे मैं पेपर दूंगा आपको, 2 बजे में उसका एक्सप्लेनेशन और वीडियो दोनों अवेलेबल हो जाएंगे आपको। इससे आपका रिवीजन कंप्लीट हो सकता है। 25 टेस्ट है, जुड़ना हो तो मैसेज कीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी। आज का न्यूज़ देखिए, पहला न्यूज़ क्या है, ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। चिनाब ब्रिज कहा जा रहा है इसको, चिनाब नदी पर बनाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित आर्क ब्रिज है ये, आर्क ब्रिज कहा जाता है। इस प्रकार से आर्क बना हुआ है। दुनिया के हाईएस्ट, मतलब कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित आर्क ब्रिज है ये। और ये भारत के लिए स्ट्रेटजिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैली को, कश्मीर वैली को मेनलैंड इंडिया से जोड़ने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। इसका कल उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ये भारत का इंजीनियरिंग मार्बल हो सकता है। दरअसल ये पूरा रूट जो है, यही पूरा इंजीनियरिंग मार्बल है भारत का। अभियांत्रिकी के दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि क्या है इसके मायने, क्या बनाया गया है, फैक्ट इससे जुड़े हुए क्या है, फैक्ट पढ़ लेंगे प्रीलिम के दृष्टिकोण से। चिनाब नदी के बारे में भी देखेंगे। ये सारे न्यूज़ को हम लोग कवर करने वाले हैं। दूसरा एक और न्यूज़ है कि आरबीआई ने कल भारत का मॉनेटरी पॉलिसी को फिर से रीडिफाइन कर दिया है। 50 बेसिक पॉइंट का कट किया है उन्होंने। ये बहुत ही बड़ा कट माना जाता है। क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी, क्या होते हैं कट का मायने, मॉनेटरी पॉलिसी में अगर रेट बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, उसके क्या मायने होते हैं, प्रीलिम मेंस दोनों के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको भी हम लोग देखेंगे, डिटेल में समझेंगे। उसके अलावा G7 इसकी बैठक होने वाली, कनाडा में बैठक होने वाली है। कनाडा में पहले भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं किया गया था। 2019 ईस्वी से भारत के प्रधानमंत्री लगातार G7 में भाग लेते रहे हैं। इस बार उनको इनवाइट पहले नहीं किया गया था, लेकिन कल कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं कैनेडी, उन्होंने कॉल किया और उन्होंने बोला कि भारत के प्रधानमंत्री का इसमें शामिल होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत वो देश बन चुका है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो G7 को हम लोग डिटेल में समझेंगे। G7 भारत के शामिल होने के मायने को समझेंगे, इसके पक्ष और विपक्ष पॉइंट को समझेंगे कि क्या हमारे लिए वाकई बेनिफिशियल है G7 में शामिल होना, उसकी बैठक में हिस्सा लेना, या बस नाम का है। हकीकत पूछिए तो G7 जैसी बॉडीज़ कुछ काम का नहीं है, बस सूट वूट पहन के आकर के बैठ के चाय समोसा खाते हैं, बातचीत करते हैं। कोई आपने सुना है कि बहुत बड़ा दुनिया में इम्पैक्ट पड़ता हो G7 की बैठक का? रूस यूक्रेन वॉर युद्ध रुक गया हो, हमास इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट रुक गया हो, कोई ऐसा सुना पर्यावरण पर कोई बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया हो? कुछ नहीं होता है। 7-8 देश के लोग हैं जो बैठते हैं, अच्छे अच्छे टाई सूट पहन के चाय समोसा खाते हैं, फिर अपने अपने घर जाते हैं। इसका कोई आधिकारिक हेडक्वार्टर तक नहीं है। देखेंगे जरा इस ग्रुप को भी, G7 को भी देखेंगे हम लोग, डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा दिल्ली जू में बायोलॉजिकल संग्रहालय बनाया जा रहा है जीवों को संरक्षित करने के लिए, उस न्यूज़ को भी देखेंगे। देखिए पहला न्यूज़ क्या है आज। दरअसल में निज्जर की हत्या के बाद से भारत सरकार पर इल्ज़ाम लगाए गए थे कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा कि भारत के RNAW ने उसकी हत्या करवाई है और खालिस्तानी आतंकवादी था वो, जिसके पश्चात से भारत और कनाडा के संबंध बिगड़ने शुरू हो गए थे।
और ये संबंध बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए थे। अब जब फ़ोन कॉल आया है तो इस फ़ोन कॉल को माना जा रहा है कि संबंधों को सामान्य की ओर ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्योंकि कनाडा भी भारत को इग्नोर नहीं कर सकता है। बहुत बड़े इकोनॉमी है हम, और हमसे बहुत कुछ लेता भी है कनाडा, हम भी उससे बहुत कुछ खरीदते हैं। बहुत बड़ी संख्या में भारतीय डायस्पोरा कनाडा में रहते हैं, जो कनाडा की इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं। इसलिए कनाडा भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम भी कनाडा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है। पीएम मोदी ने अगस्त 2019 से हर साल G7 भाग लिया है। 2020 को छोड़ करके महामारी के कारण से रद्द हो गया था, नहीं तो हर वर्ष ही उन्होंने G7 समिट में भाग लिया है। क्या भाग लेना भारत के लिए हमेशा ही अच्छा होता है? नहीं। G7 समिट में भाग लेना भारत के लिए एक चुनौती भी हो जाती है जब इनवाइट किया जाता है। क्यों? क्योंकि पहले ये G8 हुआ करता था। इस संगठन को रूस के खिलाफ का संगठन माना जाता है, और हम रूस के खिलाफ किसी भी संगठन में शामिल होते हैं तो हमारे विदेश नीति के लिए एक चुनौती भी उत्पन्न हो जाती है। वे 2021 में वर्चुअल रूप से, 2022 में जर्मनी में, 2023 जापान, 2024 में इटली में, इन सभी जगहों पर सम्मिलित हुए हैं। कृपया करके इन सभी जगहों के नाम याद रखें। हो सकता है आपसे ये पूछ ले 2023 का G7 का समिट कहाँ पर हुआ था, 2024 का G7 समिट कहाँ पर हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है। G7 सम्मेलन का आयोजन इस वर्ष 2025 में कनाडा के कॉनोनिक्स, ये शहर है कनाडा का, बहुत ही खूबसूरत सा शहर है, 15 से 17 जून के बीच में होगा। 15 से 17 जून के बीच में होगा। कृपया करके ये तिथि भी ध्यान में रखें। 71 BPSC में क्या पता ये पूछ ले आपसे, तिथि भी पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है उसका। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पीएम मोदी को निमंत्रण दिया है। उन्होंने फ़ोन करके बोला कि आप सादर आमंत्रित हैं, सपरिवार आइए। सपरिवार का मतलब है अपने मंत्रिपरिषद, अपने सदस्यों के साथ, अपने पूरे जो दल होता है उसके साथ आइए। भारत कनाडा संबंधों में नरमी की शुरुआत मानी जा रही है इसको, क्योंकि पीएम जस्टिस ट्रूडो जो थे इससे पहले, उनके समय में हमारे संबंध बिल्कुल ही खराब हो गए थे। भारत और कनाडा के संबंध सुधार के संकेत मिले हैं और जा सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री वहां पर। नई विदेश मंत्री अनीता आनंद ने 25 मई को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की, और उन्होंने जो हमारे बीच में चुनौतियां थी उसको उन्होंने समाधान की ओर ले जाने का प्रयास किया है, न कि चुनौतियों को और भी ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास किया है। जरा G7 के बारे में देखेंगे, बाकी तो हर चीज़ न्यूज़ है। यहाँ पर न्यूज़ मैंने आपको समझा दिया है, कहाँ पर किस शहर में हुआ है, कब होगा, ये भी आपको समझा दिया है। कौन है वहाँ का प्रधानमंत्री, ये भी आपको बता दिया है। कनाडा का राजधानी कहाँ है, क्या पता है खतर BPSC में ये पूछ ले। मुझे ज़रा बताइएगा कनाडा का कैपिटल क्या है, ठीक है। और कनाडा और अमेरिका के बीच में कौन सी अक्षांश रेखा है जो सीमा बनाती है, ये 2 फैक्ट आप मुझे बताइएगा। अगर आपने पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा हो तो कमेंट सर्च कीजिए, पढ़िए, फिर बताइएगा। एडवांटेज क्या है भारत अगर G7 के समिट में भाग लेता है या G7 में शामिल हो जाता है? क्या भारत को G7 में शामिल हो जाना चाहिए, ग्रुप ऑफ 7 में शामिल हो जाना चाहिए? क्या इसके पक्ष में पॉइंट हो सकते हैं? आर्थिक प्रभाव और वैश्विक मान्यता मिलेगी कि भाई दुनिया में, मान लीजिए आप गाँव में एक आदमी हैं और आपका उठना बैठना गांव के सारे चौधरी लोगों के साथ में होने लग जाए, तो आपको क्या मिलेगा? एक थोड़ी सी पहचान मिल सकती है, कहीं उसको देखे उन सभी लोगों के पास साथ घूम रहा था, तो इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है। लेकिन क्या ये वाकई चौधरी हैं अभी? सवाल तो ये भी उठता है, जब दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी चीन एशिया में हो, दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी भारत एशिया में हो, दुनिया की पाँचवीं बड़ी इकॉनमी जापान एशिया में हो, तो ये जो छोटे छोटे देश हैं, इटली, फ्रांस, कनाडा, क्या ये वाकई चौधरी हैं अभी? ये तो सवाल उठता है ना कि क्या वाकई G7 पावरफुल रहा है, क्या वो उसका वाकई इम्पैक्ट पड़ता है? सवाल तो ये पूछना पड़ेगा। भारत की बढ़ती बाजार क्षमता, कम लागत, अनुकूल औद्योगिक माहौल ने इन निवेशकों के लिए पसंदीदा बनाते हैं कि आप G7 के मंच पर बढ़ावा मिल सकता है इस चीज़ को कि हमारे देश में और भी निवेशक आएंगे। ये आपको मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट बता रहा हूँ। वैश्विक मुद्दों पर प्रभाव, G7 वैश्विक शासन, व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। भारत की सदस्यता से वह इन नीतियों का आकार देने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। भारत ने जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद और डिजिटल तकनीक जैसे मुद्दों पर पहले ही G20 बैठक पर अपनी बातें रखी हैं, जो हमारे रेलेवेंस को स्थापित करता है कि भाई हम इस ग्रुप के लिए कितने ज़्यादा मायने रखते हैं। चीन के प्रभाव का मुकाबला कर सकते हैं। दरअसल में जितने 7 के 7 देश हैं, इन सभी का चीन के साथ संबंध ऊपर नीचे चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, और हमारा भी चीन के साथ संबंध वैसा ही चल रहा है जैसे इनका भी चल रहा है। इसलिए अगर हम इस मंच में शामिल होते हैं तो हमारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक होगा चीन के प्रभावों का मुकाबला करने में। भारत, अमेरिका, जापान जैसे G7 के साथ द्विपक्षीय सहयोग, ट्राइलेटरल मीटिंग के माध्यम से क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है, इसलिए भी हमें शामिल होना चाहिए।
विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ये जो G7 है इसमें सारे हाईली डेवलप्ड कंट्री हैं, सारे के सारे खूब डेवलप्ड नेशन हैं। अगर इसमें एक विकासशील नेशन अगर शामिल होता है, जैसे भारत है जो दक्षिण सहयोग की बात करता है, अगर भारत इसमें शामिल होता है तो विकासशील देशों की बातों को यहाँ पर उठा सकता है। द्विपक्षीय संबंध मजबूत हो सकते हैं हमारे। लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन, इसमें जितने भी देश शामिल हैं सब के सब डेमोक्रेटिक देश हैं, सब के सब लोकतांत्रिक देश हैं, इसलिए वहाँ पर अगर हम इसमें शामिल होते हैं तो लोकतांत्रिक मूल्य दुनिया भर में समर्थन किए जा सकते हैं। लोकतांत्रिक मूल्य की जब भी हम बात करते हैं, हम किसको टारगेट कर रहे होते हैं, तो चीन को दरअसल में हम टारगेट कर रहे होते हैं। विपक्ष क्या है, लोकतांत्रिक और आर्थिक मापदंडों में अंतर है। G7 में शामिल सभी देश उच्च प्रति व्यक्ति आय, विकसित अर्थव्यवस्था वाले हैं, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय अभी भी अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा कम है। हमने जब जापान को GDP के मामले में छोड़ा पीछे, तो एक बार ये भी देख लेते जापान के प्रति व्यक्ति इनकम क्या है और भारत के प्रति व्यक्ति इनकम क्या है। हमारी प्रति व्यक्ति इनकम जापान से बहुत ही ज़्यादा कम है, 10 गुने से भी ज़्यादा कम है। G7 के सभी देश पूर्ण विकसित लोकतंत्र हैं, जबकि कुछ आलोचक भारत के आंतरिक लोकतांत्रिक मुद्दों पर सवाल उठाते रहते हैं, जिससे भारत की छवि प्रभावित हो सकती है। इसमें जो देश हैं वो हमेशा ही भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानते आए हैं और भारत के इम्पैक्ट को हमेशा ही छोटा करके देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात तो और भी खुलकर ये चीज़ें सामने आ गई, इसलिए भारत को शामिल होने में थोड़ा सा हिचकिचाना तो चाहिए, क्योंकि ये इस तरह के जो ग्रुप हैं वो इरेलेवेंट हो गए हैं। अब आपने ऊपर में पॉइंट पढ़ा कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, आप मुझे एक इम्पैक्ट गिना दीजिए। G7 2024 की बैठक इटली में हुई थी, उसके बाद उन्हें दुनिया में कौन सा चीज़ ऐसा बदल गया, कौन सा एक फैसला ऐसा सामने आ गया, तो कुछ भी नहीं है। दरअसल में फ़ोटो वोटो खिंचवाने का एक मौका होता है। G7 को अक्सर पश्चिमी देशों का क्लब माना जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है हमारे लिए। ब्रिक्स और G20 जैसे मंचों में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि G7 में शामिल होने से भारत की पश्चिमी नीतियों के प्रति अधिक जवाबदेह होना पड़ सकता है। चीन के साथ तनाव उत्पन्न हो सकता है, और सबसे बड़ा तनाव हमारा उत्पन्न हो सकता है रूस के साथ में, क्योंकि G7 और रूस ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो अगर भारत G7 में शामिल हो जाता है तो रूस के साथ हमारे संबंधों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। ऑलरेडी क्वाड के कारण से हमारे संबंध जो हैं वो एक चुनौती भरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। तो इसलिए क्वाड को हमेशा ही रूस जो है वो आलोचना करता है, तो G7 की भी आलोचना करता है। तो क्वाड में हम शामिल हैं, अगर हम G7 में भी शामिल हो जाएंगे तो ये होगा कि भाई रूस को हम उकसा रहे हैं, उसके खिलाफ हम सारे संगठनों में शामिल हो रहे हैं। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का जोखिम है। खालिस्तान और कश्मीर जैसे मुद्दों को लेकर ये देश कुछ ज़्यादा ही लिबरल बनते हैं, इसलिए हमारे आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप हो सकता है। सीमित निर्णय लेने की शक्ति। G7 भारत का स्थायी सदस्य होने पर भी 7 विकसित देशों के बीच निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूर्ण नियंत्रण नहीं रख पाएगा, क्योंकि ये देश अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं और भारत जैसे एकमात्र विकासशील देश होने के कारण से भारत के अनुरूप नीतियाँ बनाई जाएंगी, ऐसा संभावना तो कम ही दिखता है। कनाडा के साथ तनाव है हमारे, अमेरिका के साथ भी तनाव है, खालिस्तान को लेकर के तो इन सभी देशों के साथ में तनाव है। और भारत ऑलरेडी इनके विरोधी जो संगठन है जैसे SCO, ब्रिक्स, इन सब संगठनों का सदस्य है, इसलिए तनाव उत्पन्न हो सकता है। 2 नाव पर पैर रखना पड़ सकता है भारत को, जो हमेशा ही खतरनाक की स्थिति होती है। वर्तमान स्थिति, भारत का मूल्यांकन, भारत की भूमिका क्या है। 2019 से लगातार हम भाग ले रहे हैं और बस भाग लेते हैं ताकि हम बातचीत कर सकें और कुछ मुद्दों को हम आगे रख सकें। G7 के बारे में आपको समझा दिया कि क्या है संगठन। G7 के पक्ष और विपक्ष में आपको समझाया है कि क्या है भाई G7 के पक्ष में मुद्दे क्या हैं, उसके विपक्ष में मुद्दे क्या है वो भी आपको समझा दिया। कहाँ पर बैठक हो रहा है ये भी आपको समझा दिया है, G7 का बैठक कहाँ पर हो रहा है। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, कृपया करके इसको ध्यान में रखें। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण परियोजना मानी जा रही है। इंजीनियरिंग मार्वल तो है ही, मतलब इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से, अभियांत्रिकी के दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। हमारे देश के, अपने देश के IISc बेंगलोर के, IIT के बड़े बड़े आर्किटेक्चर और बड़े बड़े सिविल इंजीनियर्स ने इसको डिज़ाइन किया है और बनाया भी है। काफ़ी लंबे समय से प्रोजेक्ट चला रहा था, काफ़ी लंबे समय से, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग होने के कारण से इसे बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। लेकिन फिलहाल अब ये बन गया है और दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है ये। आर्क ब्रिज कहा जाता है। आर्क इस प्रकार के इसका देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। चिनाब नदी जो इसके नीचे बह रही है, वहाँ से इसकी हाइट लगभग में 390 मीटर है। 390 मीटर। आप समझ पा रहे हैं कि क्या
इतने ऊंचाई पर इतना बड़े स्तर पर इतने बड़े ब्रिज का निर्माण करना, वो भी रेल ब्रिज का, ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। कुछ दिन पहले ही मैं गया था, दुनिया के सबसे खतरनाक सड़कों पर यात्रा की मैंने, किन्नौर हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पर आपको खतरनाक घाटियाँ दिखेंगी। ये जो घाटी है ना, मैं इसको कनेक्ट इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है अपनी नज़रों से। इस प्रकार की घाटियाँ होती है, वैली, इस प्रकार से वैली होती है। बीच में यहाँ पर नदी बह रही होती है, इस तरफ सड़क होते हैं, इस तरफ सड़क होते हैं। इसको जोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि बहुत ही गहरी घाटियाँ होती हैं और बहुत ही ख़राब टेरेन होता है। ज्योग्राफिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा ख़राब टेरेन होता है ये। यहाँ पर अगर आप कोई ब्रिज या कोई छोटा सा भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चुनौती होती है वो। इसी कारण से इसको इंजीनियरिंग मार्वल माना जा रहा है, क्योंकि ये अद्भुत बनाया गया है। चिनाब नदी से 390 मीटर के करीब में हाइट है। आप सोचिए ज़रा कितना ऊंचा होगा ये, है ना। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं? यह रेल लिंक कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ता है। यह परियोजना व्यापार, पर्यटन, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और हो भी रहा है। 272 किलोमीटर की रूट की दूरी है। कुल दूरी कितनी है? पुल इतना लंबा नहीं है। कुल जो ये रेल लिंक है ये 272 किलोमीटर का है। 4 खंडों में विभाजित है। पहला खंड है उधमपुर से कटरा, 25 किलोमीटर का ये खंड है। दूसरा कटरा से बनिहाल, ये 111 किलोमीटर का खंड है। कृपया करके ध्यान में रखें, क्या पता ये पूछ ले आपसे। बनिहाल से काजीगुंड 18 किलोमीटर का ये रेल लिंक होगा और काजीगुंड से बारामूला 118 किलोमीटर का होगा। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अगर सही शासन व्यवस्था, सही एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर में नहीं होता तो ये लिंक बनाना संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि आतंकवादी हमले और तरह तरह की दिक्कतें वहाँ पर सामने आ रही थी। लेकिन ये रेल लिंक अब हो गया है, पूर्ण हो गया है। इसके कारण से इसको इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चिनाब ब्रिज के बारे में, ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बोला जा रहा है इसको। आर्च ब्रिज मैंने अभी आपको समझाया, इस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है। आर्च ब्रिज बोला जा रहा है, आर्च ब्रिज इसको बोला जा रहा है। ऊंचाई 359 मीटर है, यही आप सोचिए, 359 मीटर, मतलब कि आधा किलोमीटर से थोड़ा सा कम हुआ ये, इतनी ऊंचाई है इसकी। 29,800 टन स्टील का प्रयोग किया गया है। लंबाई है 467 मीटर, लगभग में हाफ किलोमीटर के आसपास में इसकी लंबाई है, ब्रिज की लंबाई। भूकंप रोधी जोन 5 बना हुआ है, भूकंप जोन 5 बनाया गया है। इसलिए मैंने आपको बोला कि इंजीनियरिंग मार्वल है ये, क्योंकि इसको भूकंप भी झेलना है। वो भी किस स्तर का? तो 8 स्तर का, 7 से 8 स्तर का भूकंप इसको झेलना है। भूकंप जोन 5 में, जहाँ पर सबसे खतरनाक स्तर के भूकंप आते हैं, उस जोन में है ये। और उसके साथ साथ वैली में है ये। वैली अगर आप कभी जाएंगे तो वहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, नॉर्मल दिनों में भी, नॉर्मली भी, बिना आंधी तूफान के भी वहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। तो वैली में 266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर हवा चलेगी तो उसको भी ये झेल सकता है। इतने बड़े स्तर पर इसको बनाया गया है। आप सोचिए ज़रा कि क्या होगा ये, अगर आप इस पर यात्रा करेंगे तो कितना अद्भुत दिखेगा ये। अंजी खंड ब्रिज भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। इसी रेल लिंक पर अलग अलग ब्रिज बनाए गए हैं। पहली रेल लाइन जम्मू और श्रीनगर के बीच ब्रिटिश शासन के दौरान प्रस्तावित हुई थी 1897 में। लंबे समय तक कश्मीर बाकी भारत से रेलवे के द्वारा नहीं जुड़ पाया था। इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जा रहा है। परियोजना में 943 ब्रिज, 36 टनल शामिल हैं। इस पूरे रेल लिंक में 943 ब्रिज, लगभग में 950 छोटे बड़े ब्रिज और 36 टनल शामिल हैं। तब जाकर कश्मीर को हम रेल से पूरी तरीके से जोड़ पा रहे हैं। कठिन भूगोल, मौसम की चुनौतियां बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पर। कभी बर्फबारी, तो कभी यहाँ पर भूस्खलन, कभी यहाँ पर भीषण बारिश, तो तरह तरह की यहाँ पर चुनौतियाँ होती हैं। कटरा बनिहाल खंड में सबसे लंबी सुरंग है। 12.75 किलोमीटर की लंबी सुरंग भी बनाई जा रही है। पूरे साल परिवहन की सुविधा मिलेगी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। पर्यटन, स्थानीय व्यापार, रणनीतिक कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी। दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, गुजरात आदि क्षेत्र से सीधे संपर्क में कश्मीर तक का आप जा सकते हैं। रेल में बैठिए और डायरेक्ट चले जाइए कहाँ पर? बारामूला, डायरेक्ट बारामूला तक। आप सोचिए ज़रा कितना ज़्यादा शानदार होगा ये। सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय सेना का मूवमेंट भी उससे क्विक हो जाएगा। जल्द से जल्द कहीं से भी सेनाओं को पहुंचाया जा सकेगा कश्मीर में। चिनाब नदी के बारे में विस्तृत जानकारी अब ये लेते हैं। चिनाब नदी भारत और पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है, जो सिंधु नदी प्रणाली में सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमालय से निकलती है। अपनी लंबी यात्रा के बाद पाकिस्तान में अरब सागर में, पाकिस्तान में सिंधु नदी मिलती है और सिंधु नदी अरब सागर में मिल जाती है। पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलती है ये, सिंधु नदी फिर अरब सागर में मिलती है। ये डायरेक्ट अरब सागर तक नहीं जाती है।
चिनाब नदी भारत के हिमाचल प्रदेश से लाहौल स्फीति जिले में हिमालय की ऊंचाई पर स्थित बारालाचला दर्रे के पास से निकलती है। लाहौल स्फीति ही में जा रहा था, लेकिन बीपीएससी वालों को पसंद नहीं आया, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, वापस आना पड़ गया। लाहौल स्फीति ज़िले में है, ये बहुत ही अधिक ऊंचाई पर स्थित जगह है, जिसके पश्चात आप अगर आगे जाते हैं तो आप लद्दाख के क्षेत्र पहुँच जाएंगे। बिल्कुल ड्राई एरिया है, बारिश नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है और उस बर्फ़ के कारण से, पिघलने के कारण से यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकली हैं। बड़े बड़े ग्लेशियर भी यहाँ पर स्थित हैं। तो वहीं से बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है, जहाँ दो छोटी नदियाँ चंद्र और भागा मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती है। इस संगम का तांडी हिमाचल प्रदेश के पास देखा जा सकता है। अगर आप तांडी जाएंगे तो वहाँ पर आप इस संगम को देख सकते हैं। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से भारत से होकर बहती है, फिर पाकिस्तान में पंजाब और सिंध प्रांत प्रवेश कर जाती है। कहाँ पर? तो पाकिस्तान के पंजाब मिठानकोट के पास में जाकर सिंधु नदी में ये मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 960 किलोमीटर है। मुख्य सहायक नदियाँ जम्मू नदी, मियार नाला, रावी नदी, ये सब के सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व है, हिमालय नदी है, बारहमासी है। सांस्कृतिक महत्व, चिनाब नदी का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे ऋग्वेद में अस्किनी के नाम से मिलता है, जिसका अर्थ होता है काली या गहरे रंग की नदी। यह क्षेत्रीय सांस्कृतिक और इतिहास में गहराई से जुड़ी हुई है। कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए। भारत पाकिस्तान सिंधु जल बंटवारा भी हुआ है, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब, इसके पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है और रावी, ब्यास, सतलज पर भारत का अधिकार दिया गया है। चिनाब नदी, झेलम नदी का नियंत्रण मुख्य रूप से पाकिस्तान को दिया गया था, अब इसको भारत सरकार ने रद्द कर दिया है। सिंधु नदी जल समझौता सस्पेंड है फिलहाल में, वो काम नहीं कर रहा है। अब सभी की सभी नदियों पर हमारा अधिकार है, अब पाकिस्तान का कोई सो कॉल अधिकार रहा नहीं है। बांध और जल विद्युत परियोजनाएं बहुत सारी हैं इस पर। चिनाब नदी भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में कई जल विद्युत परियोजनाएं शुरू की है, जैसे सलाला जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 690 मेगावाट की क्षमता पर बना हुआ है ये, और इसी प्रकार से 900 मेगावाट की क्षमता जिसे पाकिस्तान ने आपत्ति दर्ज कराई थी, और लेकिन अभी भी है ये। चिनाब पर कई बैराज और नहरें हैं, जैसे मराला हेडवर्क्स जो सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है। बहुत सारे यहाँ पर परियोजनाएँ बनाई गई हैं। तो ये था चिनाब नदी के बारे में बेसिक जानकारी, और चिनाब नदी ब्रिज के बारे में, उसके हाइट कितनी लंबाई है, कहाँ पर स्थित है, कौन से रेलखंड हैं, किससे कहाँ तक कौन सा रेलखंड की कितनी लंबाई है, ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। ये प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप केवल प्रीलिम के लिए फैक्ट रट रहे हैं तो बहुत ही गलत चीज़ है। न्यूज़ को पढ़िए तो बोरिंग नहीं लगेगा। करंट अफेयर कितने फैक्ट रटेंगे आप 90 दिनों में, रट के परेशान हो जाएंगे। इसलिए न्यूज़ को पढ़िए, न्यूज़ को पढ़ने से आपके फैक्ट ज़्यादा क्लियर रहेंगे। एग्जामिनेशन में फैक्ट याद रहे न रहे, लेकिन अगर न्यूज़ याद रहेगा, लेक्चर याद रहेगा, आवाज़ याद रहेगी, तो आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आरबीआई सरप्राइज विथ 50 बेसिक पॉइंट कट इन की रेट टू बूस्ट ग्रोथ। आरबीआई ने सरप्राइज कर दिया है सभी को, 50 बेसिक पॉइंट की कट की है। बेसिक पॉइंट क्या होते हैं इसको भी ज़रा समझेंगे। यानी कि रेपो रेट जो है हमारा, उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। रेपो रेट कम होने से क्या होगा इसको भी समझेंगे। दरअसल मौद्रिक नीति क्या होती है इसको भी समझेंगे। मौद्रिक नीति बोलते हैं मुद्रा से जुड़ी हुई नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। मुद्रा से जुड़ी हुई नीति कौन बनाएगा? तो मुद्रा जिसके पास में है यानी कि आरबीआई बनाएगा। मौद्रिक नीति वही बनाता है, मौद्रिक नीति वही बनाता है। राजकोष, कोष किसके पास में होगा? राजा का कोष राजा के पास में होगा, सरकार के पास में होगा। यानी कि राजकोषीय नीति भारत सरकार बनाती है, वही मुद्रा किसके पास में होगा? तो आरबीआई के पास में होगा। तो मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है, दोनों अलग अलग होते हैं। आरबीआई ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, फिर से वही चीज़ लिखा हुआ है कि बूस्ट ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक वृद्धि को विकास नहीं लिखा हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं लिखा हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट संभव हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, संभावना बन सकती है। दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं बंधुओं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ में केवल इकोनॉमिक रूप से पैसा किसी के पास में आता जा रहा है। वृद्धि का मतलब यही होता है कि भाई पैसा आपके पास में आ रहा है।
जो कि विकास का मतलब होता है पैसे के साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी सही है, जीवन स्तर सही है, आपका एजुकेशन सही है, आपने भविष्य के लिए भी कुछ सेव किया है, पर्यावरण को भी आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। ये होता है विकास का मतलब। तो आरबीआई ने जो बेसिक पॉइंट कट के इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की संभावना बन सकती है। ठीक है, 50 बेसिक पॉइंट की कटौती की गई जिससे नई दर 5.50% हो गया है। समझाऊंगा, मैं अभी समझाऊंगा सारा कुछ आपको क्या होता है बेसिक पॉइंट, ये सब कुछ 5.5% के करीब में रेपो रेट हो गया है। आरबीआई से आप गए ऋण लेने के लिए कि आप हो एसबीआई, आप गए आरबीआई के पास कि भाई साहब हमको ऋण दे दो 100 रुपया का। पहले वो बोलता था कि 100 रुपये पर आपको 7% का ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि 107 रुपया कम से कम लौटाना पड़ेगा 1 मंथ के बाद भी अगर आते हो मंथली। तो आप क्या बोलोगे, ठीक है दे दो ऋण। अब आपको किसी को ऋण देना होगा तो आप कितने पर दोगे, मिनिमम 108 पर तो दोगे ही, 8% पर तो कम से कम दोगे आप ऋण, क्योंकि 1% तो आप कमाओगे ना, 1% तो आप कमाओगे। यानी कि आप किसी को भी अगर ऋण दोगे तो मिनिमम 8% का आप रेट रखोगे या 7.5% का, 50 पैसा तो कम से कम 1 रुपया तो कमाओगे किसी चीज़ पर, तभी आप काम करोगे, तभी एसबीआई काम करेगा। अब आरबीआई ने बोला तो आप 100 रुपये ऋण लेकर आए और आप मार्केट बोल रहे हो कि 8% पर मैं आपको ऋण दे रहा हूँ, आ जाओ, तो लोग कम आएंगे कि भाई ऋण महंगा है, 8% 108 लौटाना पड़ेगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। वहीं पर अब आरबीआई ने बोला कि हम आपको ऋण अब देंगे 5.5% पर, 5.5% पर या 5% पर हम दे रहे, यानी कि आपको 105 लौटाना पड़ेगा 1 महीने बाद। यानी कि अब आप किसी को ऋण कितने पर दे सकते हैं, मान लीजिए 106 पर भी दे सकते हैं, 107 पर भी दे सकते हैं। तो 108 के तुलना में तो ये सस्ता है। तो लोग बोलेंगे ऋण सस्ता मिल रहा है, चलो ऋण ले आते हैं। ऋण कोई आदमी क्यों लेता है, खाना खाने के लिए ऋण लेता है क्या, नहीं। ऋण लेता है बड़े स्तर पर ऋण की मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं जो ईएमआई पर आईफोन लेकर आते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो सबसे वाहियात चीज़ होता है। मैं ऋण उनकी बात करूँ जो 100 करोड़ 200 करोड़ या गाड़ी, बड़े बड़े गाड़ी, 4 व्हीलर या घर खरीदना चाहते हैं। ठीक है, आप गए ऋण लेने के लिए कि भाई देखा कि इस बार जो है रेट जो है वो 5% ही मिल रहा है, 6% पर हमें ऋण मिल रहा है, पहले तो 8% मिल रहा था। तो 10 लाख रुपए का आपको ऋण लेना है, तो आप क्या बोलोगे, चलो ऋण ले लेते हैं, ऋण सस्ता है। 10 लाख रुपए आपके हाथ में आ गए, आपने उस पैसे क्या किया, कहीं पर भी कुछ निवेश कर लिया, कोई रोजगार के लिए शुरू कर लिया, कोई मशीन खरीद लिया, कोई घर खरीद लिया, कोई गाड़ी खरीद लिया, यानी कि इस तरह की चीज़ों को आपने परचेज किया। परचेज करने से क्या होता है, मार्केट में उस चीज़ की डिमांड बढ़ती है। कार आपने खरीदा, मान लीजिए एक कार की डिमांड बढ़ गई, एक कार की डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी एक कार ज़्यादा बनाएगी, कंपनी एक कार ज़्यादा बनाएगी तो यानी कि रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। ये पूरा साइकिल चलता है। आरबीआई जो है वो अपने एक फैसले के द्वारा पूरे देश की इकोनॉमिक कंडीशन को हिलाने की ताकत रखता है, वही है ये सारे के सारे मौद्रिक नीतियाँ। इसमें अलग अलग टूल होते हैं, उस अलग अलग टूल के माध्यम से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के। अब जरा इस न्यूज़ को पढ़ते हैं। कैश रिजर्व रेशियो में 100 बेसिक पॉइंट की चरणबद्ध कटौती की घोषणा की गई। कैश रिजर्व रेशियो किसी भी बैंक को, मान लीजिए आप एक बैंक है एसबीआई, इसको बोला भाई साहब अपने पास में 100 रुपया हमेशा रखना पड़ेगा कैश में, ये इसको बोला हुआ आरबीआई ने, आरबीआई का गाइडलाइन है। अब एसबीआई के पास में 1000 रुपया की संपत्ति है, इसमें से 100 रुपया इसको सीआरआर में रखना है। ठीक है, तो यानी कि 900 रुपया इसके पास जो बचा है उसी से अपना कारोबार करेगा, उसी से ऋण देगा, उसी से ब्याज भुगतान करेगा और उसी से क्या करेगा, वेतन भी देगा, शाखा का विस्तार भी करेगा। तो 900 रुपया में इसको सारा काम करना है। अब आरबीआई ने बोला कि आप 100 रुपया नहीं रख कर के आपको 50 रुपया रखना है। अब इसके पास कितना आ गया, 950 रुपया आ गया खर्चा करने के लिए, तो 50 रुपये ज़्यादा खर्च कर पाएगा। यही होता है सीआरआर। टर्मिनोलॉजी है, भारी भरकम इकोनॉमिक्स में है कुछ नहीं उसके पीछे में, अगर सही ढंग से लॉजिकल दृष्टिकोण से देखेंगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, यह कटौती सितंबर 2025 शुरू होकर 4 चरणों में की जाएगी। प्रत्येक चरण में 25 बेसिक पॉइंट की कटौती होगी। इससे बैंकों का 2.5 लाख करोड़ की तरलता उपलब्ध होगी। यही जो मैंने आपको समझाया है ना, 50 रुपया ज़्यादा आ गया, 900 में 950 हो गया। तो यही 50-50 को आप बैंकों के स्तर पर सोचिए, जिनके पास में खरबों की संपत्ति है, तो सभी बैंकों को मिला करके 2.5 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी आ जाएगी। और ये 2.5 लाख करोड़ रुपए कहाँ जाएंगे,
तो ये मार्केट में आएगा, ऋण के रूप में आएगा, लोगों को ऋण दिए जाएंगे कार खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए या फिर कारोबार लगाने के लिए सस्ते ऋण उपलब्ध होंगे। सस्ते ऋण उपलब्ध होने से क्या होता है बंधुओं, इससे होता है देश में आर्थिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती हैं, डिमांड बढ़ता है, अल्टीमेट डिमांड बढ़ता है किसी भी चीज़ का। अगर लोगों के पास में अधिक पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ने से क्या होता है तो सप्लाई बढ़ेगा, और सप्लाई से रोजगार क्रिएट होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। आर्थिक प्रभाव होम व्हीकल पर्सनल लोन पर ईएमआई में कम होगी, उपभोक्ताओं को ऋण लेना सस्ता हो जाएगा, ब्याज दरें घटने से बचत खातों और जमा पर ब्याज दरों में भी गिरावटें आ सकती हैं। नीतिगत संकेत नीतिगत रूप से तटस्थ न्यूट्रल कर दिया, यानी कि अगला कदम डेटा पर निर्भर करेगा। यह पिछले 3 बार के लगातार रेपो रेट में कटौती का तीसरा अवसर था। ये मुद्रास्फीति वृद्धि का पूर्वानुमान भी लगाया गया। फाइनेंशियल 2026 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 3.7% किया गया है, जो पहले 4% था। ये पहले 4% था। मुद्रास्फीति क्या होता है तो भाई मुद्रास्फीति महंगाई के स्तर को दिखाता है। ये ना तो ज़्यादा रहना चाहिए ना ही बिल्कुल कम हो जाना चाहिए। मुद्रास्फीति कभी भी जीरो नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे देश में रोजगार क्रिएशन बंद हो जाएगा, इकोनॉमिक रूप से प्रोत्साहन नहीं मिलेगा कारोबारियों को, और पूरे देश की इकोनॉमी की व्यवस्था जो है वो ठप पड़ जाएगी। वहीं मुद्रास्फीति अगर 10% पर चला जाएगा तो यानी कि हर चीज़ के दाम अतिशय बढ़ जाएंगे, रुपए का डिवैल्यूएशन हो जाएगा। जो चीज़ आपको 10 रुपये मिल रहा है एक चाय, वो चाय आपको हो सकता है कि 100 रुपये का मिलने लग जाए। इसी कारण से मुद्रास्फीति ज़्यादा भी नहीं होती। आपने कभी सुना होगा कि पाकिस्तान में एक कप कॉफ़ी जो है, एक अंडे की कीमत 200, 300, 400, ये क्या है? इन्फ्लेशन ही है, मुद्रास्फीति ही है कि पाकिस्तान के जो पैसे हैं उसका परचेज करने की कैपेसिटी कम हो गई है। पहले 10 रुपये का आपको 2 आम मिलते थे, अब 10 रुपये का आपको 1 आम मिलता है, यानी कि आम खरीदने की कैपेसिटी जो थी पैसे की वो आधी रह गई है, वो आधी रह गई है। इसी कारण से आपको आम महंगे मिले हैं। इसी को क्या कहा जाता है, देश की मुद्रा की परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गया है, डिवैल्यूएशन हो गया है, मुद्रास्फीति हो गई है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, मौद्रिक नीति का अर्थ व परिभाषा समझेंगे। मौद्रिक नीति वह नीति जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक आरबीआई भारत में अर्थव्यवस्था की मुद्रा की आपूर्ति, क्रेडिट की उपलब्धता, ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। ये है आरबीआई, ये है आरबीआई। ये इससे निकल के पाइप जा रहा है भारत देश में, ये है भारत का पूरा देश। ठीक है, इसके पास में सारा पैसा भर के रखा हुआ है। यहाँ पर ये टैप लगा हुआ है, एक नल जैसा लगा हुआ है, इसी को कहा था मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी है, कितना रुपया जाएगा पूरे देश में फ्लो करेगा, कितना नहीं जाएगा, ये सब इस टैप से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर इस टैप को टाइट कर दिया जाएगा तो बोला जाएगा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है। सारे ऋण के दर जो है आरबीआई बढ़ा देगा, जिससे देश से पैसा वापस आ जाएगा, खींच लेगा वो मार्केट से पैसा, और देश में जो पैसा है उसका फ्लो कम हो जाएगा। इससे क्या होता है, मुद्रास्फीति कमज़ोर हो जाएगी, मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। वहीं पर इसको अगर लूज कर दिया जाए, इस टैप को लूज कर दिया जाए तो उसको कहा तो लूज मॉनेटरी पॉलिसी, जो अभी अपनाया गया है कि सारे रेट कम कर दिए जाएंगे, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब कम कर दिए जाएंगे, जिससे देश में मुद्रा का फ्लो बढ़ जाएगा, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये देश है, ये आरबीआई है, ये बीच में टैप है, जिसको मुद्रा नीति कहा जाता है। मुद्रा नीति इसी को कहा जाता है। इससे आरबीआई एक बार में टैप घुमा करके सारा कंट्रोल कर लेता है। इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, विनिमय दर स्थिरता को सुनिश्चित करना, वित्तीय स्थिरता बना करके रखना देश में, ये सारा का सारा काम आरबीआई का होता है। 2 प्रकार के होते हैं, वही टाइट और लूज। एक्सपेंसरी यानी कि एक्सपेंड करने वाला, विस्तारवादी, और संकुचनकारी। संकुचनकारी का मतलब हो गया टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशन वाला जो होगा, इसमें क्या होगा भाई, ब्याज दरों में कटौती होगी, बैंकों के लिए नकदी आरक्षित अनुपात में कटौती हो जाएगी, सीआरआर, एसएलआर ये सब कम हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ ना, यूपीएससी का प्रश्न है प्रीलिम एग्जाम का कि निम्न में से किन किन माध्यमों से टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ाया जा सकता है। कृपया करके यूपीएससी पीवाईक्यू जो मैंने करवा चुका हूँ ऑलरेडी यूट्यूब पर, उसके इकोनॉमिक्स के सवालों को देखिएगा, बाद मुझे थैंक यू बोल लीजिएगा। जा कर के देखिए, यही सवाल पूछा गया है। खुले बाजार प्रतिभूतियों खरीद बिक्री, ये सब माध्यम होते विस्तारवादी तरीके होते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, देश में पैसे का फ्लो बढ़ाया जाता है, कैश का फ्लो बढ़ाया जाता है। वही संकुचनवादी मौद्रिक नीति का मतलब क्या होता है, ब्याज दरों में को बढ़ा देना, सीआरआर, एसएलआर को बढ़ा देना, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करना, और उसमें क्या था, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद लेना, खरीदने पर विस्तारवादी हो जाती है, बेचने पर क्या हो जाता है, संकुचनकारी हो जाता है।
ऋण महंगा हो जाएगा, खपत कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगा और इससे मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाती है। मूल्य स्थिरता को बनाए रखना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना, विनिमय दर स्थिरता को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना, दरअसल मौद्रिक नीति का उद्देश्य यही होता है। अलग अलग उपकरण होते हैं, जैसे रेपो रेट, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देती है। आरबीआई कभी भी आपको ऋण नहीं देगी, कभी भी आपको ऋण नहीं देगी। किसको ऋण देती है? वाणिज्यिक बैंकों को देती है, जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इन सभी को ऋण देगी, आपको ऋण नहीं देगी। तो वाणिज्यिक बैंकों को जो अल्पकालिक ऋण देती है वही कहलाता है रेपो रेट। रेपो रेट वही कहलाता है। रिवर्स रेपो रेट वह दर जिस पर बैंक आरबीआई में अपनी अतिरिक्त नकदी जमा कर लेते हैं। आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, आप हैं एसबीआई, आप पैसा लेकर जा रहे हो आरबीआई के पास कि भाई साहब आप मेरे पैसे थोड़े दिन के लिए रख लो। आरबीआई बोलेगा हम आपको 10 रुपया दे रहे हैं, इस पर क्या? तो ब्याज। तो वो क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, RRR कहा जाता है। कैश रिजर्व रेशियो, बैंकों को अपने जमा का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास नगद में रखना होता है। सीआरआर बढ़ने से बैंकों के पास उधार देना के लिए कम पैसा बचता है, इसको कहा था सीआरआर। ये किसके पास में रखना पड़ता है? ये रखना पड़ता है बैंकों को कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रखना पड़ता है। वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है, इसको बैंकों को अपनी जमा का एक हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना होता है। कैश के अलावा आप बॉन्ड या अलग अलग माध्यमों से पैसा स्टोर करके रखते हो, उसको कहा जाता है SLR। ये सब क्यों बनाया गया है? ताकि ग्राहकों के पैसे सुरक्षित रहें। कल को बैंक में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाए तो कुछ अमाउंट में तो वो वापस कर सके आपको पैसा, इसी के लिए ये सब तरीके बनाए गए हैं रखने के लिए। खुला बाजार संचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा है, तो इसमें आरबीआई क्या करती है? उसके पास में ढेर सारे बॉन्ड हैं। बॉन्ड का मतलब शपथ पत्र हो गया, वो लाती है। आरबीआई के जो चीफ हैं वो दुकान लेकर बैठ जाते हैं, हाँ भाई आओ कैश लेकर आओ, बॉन्ड लेकर जाओ। इससे मार्केट से क्या हो रहा है? कैश वापस ले रहे हैं, कैश वो वापस ले रहे हैं, जिससे क्या होगा? मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, कैश कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा? जिससे इन्फ्लेशन नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये कुछ क्या है इसके? तो ये कुछ इसके टूल हैं जिसके माध्यम से आरबीआई क्या करता है? तो पैसे को कंट्रोल करता है। इसी प्रकार से कुछ गुणात्मक टूल भी बनाए गए हैं और कुछ मात्रात्मक टूल भी बनाए गए हैं। एक टूल के उपयोग से पूरे अर्थव्यवस्था से हजारों करोड़ रुपए आरबीआई जो है वो वापस कर सकता है। मौद्रिक नीति समिति बनाई गई 2016 में, आरबीआई अधिनियम में संशोधन करके मौद्रिक नीति समिति बनाई गई। इसमें 6 सदस्य होते हैं। यूपीएससी पीटी में कितनी ही बार इसके बारे में पूछा जा चुका है। 3 आरबीआई गवर्नर सहित शामिल होते हैं, 3 केंद्र के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये 6 लोग मिलकर फैसला लेते हैं मुद्रास्फीति को कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है। ये सब का सब मौद्रिक नीति समिति के द्वारा फैसला लिया जाता है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण 2016 से लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण अपनाया गया। इसका उद्देश्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का लक्ष्य 2016 से बनाया गया है। यूपीएससी में 2016 के बाद कम से कम 4 बार यही सवाल रिपीट किया गया है। कृपया करके यूपीएससी PYQ PT देख लें, वहाँ पर आपको सारे के सारे सवाल मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। नेक्स्ट छोटा टॉपिक है दिल्ली जू टू सेटअप बायो बैंक टू प्रिजर्व DNA ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। दिल्ली जू है, बहुत ही बड़ा सा जू है, बहुत ही बड़ा है, मतलब आप घूमते घूमते थक जाएंगे। गर्मी में तो बिल्कुल भी भूल से भी मत जाना आप। बायो बैंक क्या होता है? दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में बायो बैंक की स्थापना की है। बायो का मतलब तो आप जानते ही हैं, जैव। बैंक का मतलब जैविक चीज़ों से जुड़े हुए जो हमारे पास डेटा होंगे या DNA होगा या ब्लड सैंपल होगा, उन सभी को संरक्षित किया जाएगा, वही होता है बायो बैंक। इसका उद्देश्य संकटग्रस्त प्रजातियों जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनकी आनुवांशिक सामग्री जैसे DNA, ऊतक, टिश्यू, रक्त, वीर्य, स्पर्म आदि को संरक्षित किया जाएगा, जिससे अगर उस जीव पर कोई खतरा भी उत्पन्न होता है तो हम इन चीज़ों के माध्यम से उनको फिर से हम आगे बढ़ा सकें। यह परियोजना सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है हैदराबाद के सहयोग से किया जाएगा। दिल्ली जू में इस बैंक को बनाया जाएगा। बायो बैंक का प्रयोग विशेष रूप से शोध और जैव विविधता संरक्षण के किया जाएगा। इसमें जीवित या मृत जानवरों के जैविक नमूने एकत्र किए जाएंगे, उन्हें कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा जाएगा। लाभ क्या होगा? इनको हम संरक्षित कर सकते हैं। इसको कहा जाता है XC2 संरक्षण। बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करने का 2 तरीका आपने पढ़ा होगा। एक होता है इन सीटू संरक्षण, स्वस्थाने संरक्षण, ठीक है। एक होता है बहिर्स्थाने XC2। टाइगर है वो जहाँ पर रह रहा था उसी को हमने नेशनल पार्क घोषित कर दिया या टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया, तो वो क्या हो गया? इन सीटू संरक्षण, ठीक है।
अब वहीं पर उस टाइगर को हम लेकर आकर के जू में बंद कर देते हैं, तो वो क्या हो गया, XC2 संरक्षण, बहिर्स्थान संरक्षण हो गया। तो बहिर्स्थान संरक्षण का उदाहरण हो गया, XC2 का उदाहरण हो गया, जिसमें हम उनके जो ब्लड सैंपल है, उनके जीन हैं, उनके स्पर्म है, उसको हम संरक्षित करते हैं। ठीक है, एक और टॉपिक है जो मुझे आपको पढ़ाना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। वर्ल्ड बैंक ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में उसके पैरामीटर में चेंजेस किए हैं। पहले $2.67 प्रतिदिन इनकम को माना जा रहा था गरीबी में, अत्यंत गरीबी, अगर उससे कम कमा रहे तो अत्यंत गरीबी माना जाता था। अब उसको $3 प्रतिदिन कर दिया गया। अगर आप उससे कम कमा रहे हैं तो आप अत्यंत गरीबी में आएंगे, और भारत ने अत्यंत गरीबी में बहुत ही अच्छा सुधार किया। इससे संबंधित न्यूज़ है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। टेस्ट सीरीज में जरूर ही जुड़िएगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। थैंक यू।